नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उस पर ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है, यानी कि टीपीए पर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम। और ये टॉपिक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति क्या है। ये विषय प्री के एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। और इस पर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले टीपीए को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। यानी कि अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन टीपीए की ये जो परिभाषा है वह वास्तव में इनकम्प्लीट है और नेगेटिव डेफिनेशन है, क्योंकि ये नहीं बताती है कि अचल संपत्ति में किन किन बातों को शामिल किया गया है, बल्कि केवल ये बात करती है कि अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। तो इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? जनरल जनरल सेक्शन 3 क्लास 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये बताता है, क्या बताता है कि अचल संपत्ति यानी मूल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है, सेक्शन 3 क्लास 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट साधारण खंड अधिनियम, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में ये कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड यानी भूमि। दूसरा, बेनिफिट बेनिफिट्स एराइजेज आउट ऑफ द लैंड, यानी कि उस भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे। और तीसरा है थिंग्स अटैच टू द लैंड थिंग्स अटैच टू द लैंड अटैच टू द लैंड, यानी कि भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं। इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि सेक्शन 3 टीपीए में क्या कहा गया है। ध्यान समझिए एक बार फिर से। कहा गया है कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या शामिल नहीं है? पहला, स्टैंडिंग टिम्बर यानी खड़ा काष्ठ शामिल नहीं है। दूसरा, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी उगती फसलें शामिल नहीं है। तीसरा जो है ग्रास, यानी कि घास शामिल नहीं है। और इसमें क्या कहता है? जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन की क्लास 2 में और सेक्शन सेक्शन 2 क्लास 6 रजिस्ट्रेशन एक्ट में, दोनों में क्या कहा गया है कि मूल प्रॉपर्टी में क्या आता है? लैंड आता है, यानी भूमि आती है। और दूसरा क्या है? भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे, बेनिफिट एराइजेज आउट ऑफ द लैंड। और तीसरा है थिंग्स अटैच टू द लैंड, यानी भूमि से जुड़ी हुई
वस्तुएं आती हैं, ठीक है। तो यानी कि अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? इनकी परिभाषा निकल के आएगी, इनकी परिभाषा निकल के आएगी क्या? जब इन दोनों को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा निकल के आएगी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, यानी कि भूमि, भूमि, और दूसरा है बेनिफिट, बेनिफिट arises आउट ऑफ लैंड, यानी भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे। और तीसरा है थिंग्स अटैच टू लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड, यानी भूमि से जुड़े हुए फायदे। बट बट इट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड, किंतु इसमें क्या शामिल नहीं? इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि खड़ा काष्ठ इसमें शामिल नहीं है। दूसरा क्या शामिल नहीं है? ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है इसमें, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है। और तीसरा है इसमें घास नहीं है। यानी कि जो रियल परिभाषा बनती है वो क्या है? वो सेक्शन 3 टीपीए के साथ साथ सेक्शन 3 क्लास 26 ऑफ जनरल क्लासेज एक्ट और सेक्शन 2 क्लास 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब मिलाएंगे तो इसकी एक बहुत पॉजिटिव डिफिनेशन निकलेगी, जो बताएगी कि इमोल प्रॉपर्टी में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि इमोल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें से फ्री में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि निम्नलिखित संपत्तियों को क्या कहा जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। पहला क्या है? रॉयल्टी, यानी जो रॉयल्टी होती है उसको अचल संपत्ति नहीं माना जाता है, रॉयल्टी। दूसरा पॉइंट है कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है? इट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यह अचल संपत्ति नहीं है। तीसरा है कि राइट ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा करने का अधिकार, पूजा करने के अधिकार को भी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, यानी कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास जो है वो स्टैंडिंग टिम्बर में नहीं आती हैं, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। अब अगला पॉइंट सातवां इसमें दिया है क्या? कि गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, जो सरकारी वचन पत्र होता है उसको भी अचल संपत्ति में शामिल नहीं किया गया है। 8 पॉइंट है थिंग्स सेट इन द फिल्म थिएटर एंड नॉट अटैच्ड टू अर्थ, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो फिल्म, जो सिनेमा हॉल में क्या होती हैं, वो अटैच तो होती हैं, उसमें होती हैं, लेकिन वो क्या है? नॉट अटैच, यानी थिंग्स सेट इन फिल्म थिएटर, फिल्म थिएटर में वो सेट होती हैं लेकिन वो अर्थ से अटैच नहीं होती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं, इस नाते उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति नहीं माना जाता है। 9 पॉइंट है डिक्री फॉर सेल, यानी जो बिक्री की डिक्री, किसके? डिक्री फॉर सेल ऑफ इमूवेबल ऑफ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति का, अचल संपत्ति के बंधक के
कि जो बिक्री है उसके विषय में जो डिक्री होती है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो 10वां विषय है वह है राइट टू रिसीव फ्यूचर मेंटेनेंस विच चार्ज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जो भविष्य का भरण पोषण है, जो भविष्य का भरण पोषण किस पर आधारित है? जिस पर भविष्य का भरण पोषण जो किसी अचल संपत्ति को एक भार के रूप में रखा गया है, उसको जो है उसको उसको पाने का अधिकार इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, अचल संपत्ति नहीं है। और लास्ट और 11th पॉइंट है कि मशीन्स मशीन्स नॉट अटैच टू द अर्थ परमानेंटली। यानी कि अगर कोई मशीन है, कोई कल पुर्जे हैं जो भूमि से, जमीन से अस्थाई रूप से परमानेंटली जो है वो जुड़ी नहीं है, उन्हें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता, नहीं माना जाता है। तो ये जो लेक्चर है आज आप लोगों का कैसा लगा उस पर कमेंट करिए और अपना व्यू ज़रूर दीजिए। और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपके लिए ढेर सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं वीडियो लेक्चर में आपके सामने प्रोड्यूस करूं। आप इसका बेनिफिट उठाइए। धन्यवाद।